बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, ये तीसरी स्टेज है। इससे पहले दो स्टेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आज तीसरी स्टेज है जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्यों बोला जाता है, कंक्रीट का क्या मतलब होता है, ऑपरेशनल का क्या मतलब होता है। तो कंक्रीट का मतलब होता है वो चीज़ें जो आँखों के सामने हों, जो सीधा मतलब उसका होता है, वो होता है ऐसी चीज़ें जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हों। ऐसी चीज़ें जो आपको सामने नज़र आती हैं, लर्नर को सामने नज़र आ रही होती हैं, जैसा कि फ़ोटो हो गया, कुछ स्लाइड्स हो गई, वो वाली चीज़ें जिनको वो सामने देखकर कुछ सोच सके। ऑपरेशनल ऑपरेशनल का मतलब होता है थिंकिंग या सोचना। तो इस स्टेज पर बच्चा इस काबिल होता है कि वो उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने हो। मतलब उसको सोचने के लिए चीज़ों का सामने मौजूद होना ज़रूरी है। जैसा कि अगर आपने उसको चेयर पर कोई ऐसे लिखवाना है तो चेयर उसके सामने होगी, तो उसको देखकर वो लिख सकेगा कि इसके 4 टाँगें होती हैं, 2 बाजू होते हैं, 1 बैक होती है, 1 सीट होती है। इसका उलट होता है एब्स्ट्रैक्ट, ये आगे चलकर हम उस पर भी बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल इसका उलट होता है, जो चीज़ें सामने मौजूद ना हों, ऐसी चीज़ें जो फिज़िकल एक्जिस्टेंस ना रखती हों। तो इस स्टेज में सबसे पहली जो चीज़ है वो लॉजिकल थिंकिंग बिगिन्स करता है बच्चा। कैसे? वो वाली थिंकिंग, वो चीज़ें जिन जो उसकी आँखों के सामने हो। याद रखिएगा ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पहला मरहला है। तो यहाँ पर वो चीज़ें वो सोच सकेगा जो उसकी आँखों के सामने हो, जो उसको नज़र आती हैं, उनको लॉजिकली सोच सकेगा। सिर्फ़ कंक्रीट चीज़ों को, जो चीज़ें उसके सामने मौजूद होंगी उनके बारे में वो लॉजिकली सोचने के काबिल होता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है। दूसरा रिवर्सिबिलिटी। प्रीवियस स्टेज में हमने देखा था कि रिवर्सिबिलिटी, पहले तो देखते हैं रिवर्सिबिलिटी होती क्या है। रिवर्सिबिलिटी ये है कि अगर बच्चा एक सीधा चीज़ को देखता है तो उसको उलट भी कर सकता है। मसलन जैसा कि पियाजे ने किया था, उसने अपने बेटे को घर से स्कूल और फिर स्कूल से वापसी कर पर पूछा कि वो रास्ता जानता है स्कूल का, तो उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ। मतलब क्या होता है कि बच्चे को ये पता होता है कि मेरे घर से स्कूल का कितना फ़ासला है, उसे ये नहीं पता होता स्कूल से घर का कितना फ़ासला है। या आम अल्फाज में एक बच्चा 1 से 10 तक गिनती तो सुना सकता है, लेकिन उसको उलट रिवर्स नहीं कर सकता, 10 to 1 तक नहीं सुना सकता था प्रीवियस स्टेज में, दूसरी स्टेज में जिसको हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज के ज़ुमरे में देखा था। तो इस स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो चीज़ों को उलट करके भी उनको बता सकता है, वो उल्टा भी सोच सकता है, लेकिन सिर्फ़ कंक्रीट चीज़ों को, जो उसके सामने मौजूद चीज़ें हों उनके बारे में। इसके बाद है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या होती है कि इसमें बच्चा क्या किस काबिल हो सकता है। इसमें बच्चा एक पहलू को नहीं देखता, एक एस्पेक्ट को नहीं देखता, एक जगह पे फ़ोकस नहीं करता, बल्कि उसके तमाम पहलुओं को देखता है, सारे पहलुओं को देखता है और उसकी पहचान भी कर पाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था कि एक ही मिकदार के पानी को अगर 2 डिफरेंट ग्लासेस में डाला जाता, एक लंबा गिलास होता, लंबाई में बड़ा होता, और एक दूसरा छोटा होता, तो वो जिस गिलास को देखता कि उसमें लंबाई ज़्यादा है, तो वो उसी को ही पानी ज़्यादा समझता, हालाँकि पानी बराबर था। तो अगर चीज़ों के बर्तन तब्दील कर दिए जाएँ, उनकी जगह तब्दील कर दी जाएँ, उसके बावजूद भी वो उसका हर तरफ, हर पहलू पर नज़र रहती है। वो चीज़ उसमें जब आ जाती है तो इसको डिसेंट्रेशन कहते हैं। मसलन वो सेंट्रेशन या नुक्ता एक फ़ोकस से हटकर हर पहलू की तरफ देखना शुरू हो जाता है। इसके बाद कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि बच्चा लॉजिकली ये अंदाज़ा लगा लेता है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। उसके पीछे वजह क्या थी जिसकी वजह से ये हुआ है। एक आम सी मिसाल है कि कपड़े जब सूख रहे होते हैं तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कपड़े धूप में रखने से इसलिए सूख जाते हैं कि धूप में पानी बुखारात बन कर उड़ जाता है, तो कपड़े सूख जाते हैं। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी एक्शन या अमल की रीज़न को वो जान पाता है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट को देख पाता है। इसके बाद क्लासिफ़िकेशन है। क्लासिफ़िकेशन क्या होती है? उसमें बच्चा इस काबिल होता है कि वो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट में क्लासिफ़ाई कर सकता है, उनकी दर्जाबंदी कर सकता है। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स और कलर उसके सामने रख दें, तो वो ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ, सर्कुलर को सर्कुलर के साथ, और इसी तरह से जो बाकी स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ, मुख्तलिफ़ जो शेप्स हैं उनको शेप की बेस पर तरतीब देकर एक दर्जाबंदी के मुताबिक रख सकता है। इसको क्लासिफ़िकेशन कहते हैं, और ये वाली चीज़ उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है। वो चीज़ें जो उसके सामने मौजूद हों, आप डिफरेंट शेप्स की चीज़ों को रख दें और उसे कहें कि एक ही शेप की चीज़ों को अलग-अलग क्लासिफ़ाई करो, तो वो कर देगा। इसके बाद सीरिएशन है।
सीरिएशन क्या होती है कि जिसमें बच्चा एक सीरियल के थ्रू चीज़ों को तरतीब से रख सकता है, लंबाई या मिकदार के लिहाज से तरतीब दे लेता है। सीरियल या सीरीज़, जैसा कि आप उससे मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिक्स दें, तो आप उसे कहें कि इसको तरतीब दें, तो वो छोटी से बड़ी की तरफ, यानी सबसे पहले छोटी रखेगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अगर उसे कहें बड़ी से छोटी की तरफ तरतीब दें, तो वो इस तरह भी दे देगा। आपने देखा होगा बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो इस तरह की तरतीब खुद भी दे रहे होते हैं। तो इसको सीरिएशन कहा है पियाजे ने, और ये वाली खसूसियत भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाती है, जो कि उसने 7 to 11 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन है इसको नाम दिया है। इसके बाद इस स्टेज की आखिरी खसूसियत है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी या रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिविटी में ये होता है कि बच्चा लॉजिकल रीजनिंग बता सकता है, जैसे ए is bigger than B and B is bigger than C, then what would be the relation between A and C? तो जब वो रिलेशन बता सकता है A और C में क्या रिलेशन होगा, तो ये उसकी ट्रांजिटिविटी होती है। और इसमें और फिर दोबारा से वही ख़ास बात कि ये ट्रांजिटिविटी या ये जो कंपैरिजन है, ये वो अब्स्ट्रैक्टली नहीं कर पाएगा, खुद से सोच कर नहीं कर पाएगा। आप उसे बोल दें कि ए इज़ बिगर दैन बी एंड बी इज़ बिगर दैन सी, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, तो ये ऐसा वो नहीं बता पाएगा। वो क्या करेगा, वो स्टिक्स लेगा, उसको एक बड़ी वाली स्टिक को ए का नाम देगा, उससे छोटी को बी का, उससे छोटी को सी का, और फिर ए और सी का देख कर कंक्रीटली जब वो ठोस चीज़ों को देखेगा तो उसके बाद वो बताएगा कि ए जो है वो सी से बड़ा है। तो लॉजिकल थिंकिंग होगी बट कंक्रीट। तो ये 7 खसूसियात थी जो कि तीसरी स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जिसको नाम दिया पियाजे ने, उसमें आती हैं। इसके बाद आखिरी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एंड अबव है, और इसको एडोलसेंस का नाम भी दिया जाता है। याद रखिएगा कि पियाजे की स्टेजेस जो है वो 4 है। 11 से अबव जितनी भी खसूसियात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डेवलपमेंट है कॉग्निटिव, उसको उसने इसी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रखा है। इसके अलावा जो बाकी स्टेजेस हैं वो उसने डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। हमने लॉजिकल थिंकिंग या कंक्रीट थिंकिंग में देखा था कि वो चीज़ें जो सामने मौजूद हों उनके बारे में जब बच्चा सोच सकता है तो वो उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी। लेकिन यहाँ पर ये जो हाईएस्ट स्टेज भी है थिंकिंग की, कॉग्निटिव की, अकॉर्डिंग टू पियाजे, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बच्चा अगर आप उसे कुछ भी कहें, खुद से कुछ लिखना चाहें, मसलन अगर उसे आप कहें कि पाकिस्तान के सियासी हालात पर कुछ लिखो, तो वो खुद से अपनी मर्ज़ी से सोच कर उसको लिखने के काबिल हो जाता है। इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं कि आप बच्चे को लॉजिकली जो आप बोलें वो अपनी बात को बगैर चीज़ों के सामने मौजूद ना भी हो तो उनको भी बयान करने के काबिल हो जाता है। इसके बाद डिडक्टिव थिंकिंग है। डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, या डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, पहले इस पर बात करेंगे। इंडक्टिव पहले देखेंगे। इंडक्टिव होती है इट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जो ख़ास से जनरल की तरफ जाए वो इंडक्टिव, और जो इसका उलट होगी, जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी, वो डिडक्टिव होगी। तो इंडक्टिव को आप यूँ भी याद रख सकते हैं, ISG। I stands for inductive, S for specific and G for general। इंडक्टिव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और जो डिडक्टिव है वो उसका उलट होगी। अच्छा, इंडक्टिव क्या होती है? ये एग्जाम्पल टू रूल होती है, और जबकि जो डिडक्टिव है वो रूल टू एग्जाम्पल होती है। यहाँ पर कुछ सवाल आएगा। इंडक्टिव में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जनरलाइज खुद कर लेते हैं। मसलन एक इलाके का कोई बंदा आपको मिलता है और वो तेज़ होता है, तो आप कहते हो कि फ़लाँ इलाके के जो बंदे हैं वो तेज़ होते हैं। एक बंदे को, एक स्पेसिफिक पर्सन को, एक मखसूस शख्स को देखकर आपने सबका जनरलाइज कर लिया, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी। इसी तरह से अगर बहुत से लोगों के बारे में आप जानते हैं, आपको पता है कि वहाँ के जो लोग हैं बड़े शरीफ हैं, और वहाँ का एक बंदा आपको मिलता है, तो आप खुद से ही रीजनिंग या थिंकिंग करते हो कि ये वाले जो लोग हैं ये भी शरीफ ही होगा। आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हो, तो ये डिडक्टिव होगा। इसमें जो क्वेश्चन आने वाला होता है, तो याद रखिएगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो लोअर क्लासेस हैं, उनमें हमेशा इंडक्टिव जो थिंकिंग है या रीजनिंग है वो इस्तेमाल होती है उनको टीच करने में। जबकि जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें दोनों होती हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों यूज़ होती हैं। तो इसके बाद है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है कि मफरूज़ा, हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़ा बनाने को, फ़र्ज़ करने को,
हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये होगी कि आप खुद से अंदाज़ा लगा लो कि कोई चीज़ कैसे रूनुमा होती है। एक ही ऑब्जेक्ट को देखकर अंदाज़ा लगाना। फ़र्ज़ करें कहीं से दूर से धुआँ उठ रहा है तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर आग लगी हुई है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर कोई बड़े पैमाने पर कोई स्प्रे हो रही है। कुछ लोग कहेंगे कि किसी ने फसल की जो वेस्ट है उसको आग लगाई हुई है। तो हर बंदा जब अपनी तरफ से अपना हाइपोथेसिस बनाएगा तो उसको हाइपोथेटिकल थिंकिंग बोलते हैं। और ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है वहाँ पर बच्चा इस काबिल होता है कि किसी भी चीज़ पर अपनी राय दे सके, अपना मफरूज़ा कायम कर सके। जिस तरह से अगर हम देखें, एक रिसर्च के मुताबिक पीपीएससी में 90% जो लोग हैं वो नाकाम हो जाते हैं। इस पर अगर हम लें आरा लें लोगों के सोच या उनसे वजह पूछें तो कुछ हर बंदा अपनी एक और वजह बताएगा। इसका मतलब है ये क्यों वजह बताएगा, हर बंदा अपनी तरफ से एक और वजह क्यों बताएगा, क्योंकि उसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। तो जब मुख्तलिफ़ किस्म की थिंकिंग मफरूज़े की बेस पर बच्चा बना लेता है, डेवलप कर लेता है, तो इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेटिकल थिंकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू पियाजे। इसके बाद हाइपोथेटिक डिडक्टिव है। ये एक और हायर स्टेज है जो आला दर्जे के ज़हीन लोग होते हैं कॉग्निटिवली, वो इस पर अमल करते हैं, ये इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि न्यूटन ने सेब को ज़मीन पर गिरते हुए देखा तो वहाँ पर उसने खुद ही ये नतीजा अख़ज़ कर लिया, थ्योरी बल्कि पूरी डेवलप कर दी कि ज़मीन जो है वो चीज़ों को खींचती है। हालाँकि इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोगों के सामने पहले भी गिरती रही थी, लेकिन उसके अंदर क्योंकि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव स्टेज पर वो पहुँच चुका था, आला दर्जे पर पहुँच चुका था, तो उससे वो नताइज जो है बिला वास्ता मुशाहिदे से अख़ज़ कर लेते हैं इस तरह की थिंकिंग में। इसके बाद एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज़्म। ईगोसेंट्रिज़्म में हम पहले बात कर चुके हैं कि बच्चा ये समझता है, ईगोसेंट्रिज़्म ये होती है कि बच्चा ये समझता है कि हर बंदा मेरी तरह से ही सोचता है। वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है, जो हम सोचते हैं सब वही सोचते हैं, जो मुझे पसंद है सबको वही पसंद है, दूसरे अलग सोच ही नहीं सकते। अपने आप को इस यूनिवर्स का, इस कायनात का महवर और मरकज़ समझने लगता है। वो सोचता है कि जैसे मैं कुत्ते से डरता हूँ तो सब लोग इसी तरह से कुत्ते से डरते होंगे। एडोलसेंट एगोसेंट्रिज्म होता है कि जब आप एडोलसेंस में पहुँचते हैं, इस एज में पहुँचते हैं, तो आपका ये ईगोसेंट्रिज्म पीक पर होता है, आगे लिखा हुआ भी है। ईगोसेंट्रिज्म हर उम्र में होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है, लेकिन एडोलसेंट जो है एज, इसमें ईगोसेंट्रिज्म पीक पर होता है। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर तीनों बच्चा, जवान और बूढ़ा तीनों ने गलती से उल्टा स्वेटर पहनकर बाहर चले जाते हैं, तो जो बच्चा है वो वापस आएगा तो उसे कुछ फ़ील नहीं होगा, वो आके उतार देगा। इसी तरह से बूढ़ा भी कोई ख़ास रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि जो यंग है, जो नौजवान है, वो बहुत कुछ सोचेगा कि लोग मेरे बारे में कैसा सोचते होंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में अजीब बातें करते होंगे, मेरी इंसल्ट हो गई है। तो ये किस वजह से है? ये एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म की वजह से है, क्योंकि नौजवान में भी ये ईगोसेंट्रिज्म पीक पर होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा फ़ील करता है, इंसल्ट फ़ील करता है। उसके सामने अगर उसकी कोई बात की जाए, तो दोस्तों के सामने अगर कोई बात की जाए तो वो उसको ज़्यादा माइंड करता है। उसकी वजह यही होती है कि उसमें एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म पीक पर होती है, बचपन में ये होती है, उसके बाद ये बढ़ती जवानी में पीक पर होती है, फिर ये कम होना शुरू हो जाती है, बूढ़ों में बहुत कम रह जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है मेटाकॉग्निशन। जैसा कि लिखा हुआ भी है, इट इज़ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अपने बारे में सोचना कि मेरी जो थिंकिंग है वो कैसी है। इसमें ये चीज़ें आएंगी कि अगर आप इस बारे में सोचते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप कौन सी चीज़ अच्छी कर लेते हो, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। अब अपनी अपनी बात पर, अपने आप पर, अपनी ज़ात पर, अपनी सोच पर, अपनी ख़राबियों पर, अपनी ख़ामियों पर, अपनी वीकनेस पर, अपनी स्ट्रेंथ पर अगर आप सोचते हैं तो इट इज़ कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। और ये वो कहता है पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के जो आखिरी स्टेज है, इसके खसूसियात में शामिल है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव, एडोलसेंट एगोसेंट्रिज्म और मेटाकॉग्निशन। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसकी एजुकेशनल एप्लीकेशन और क्रिटिसिज्म के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।